आइए अब अपने बात करते हैं एक मिशन के बारे में। हेडिंग डाल दीजिए ABDM। ABDM ABDM ये भी करंट का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। ABDM आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, इसको जो लॉन्च किया गया था 27 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। ठीक है, आइए अब इसमें लिखिए पुराना नाम। नेशनल डिजिटल मिशन, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। आइए जी, अब इसमें क्या है, ये क्या है, मैं एक शब्द लिखाऊं आपको, आप लिखिए। इसमें लिखो इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंटीग्रेटेड डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, को मजबूत करना। ठीक है, अब देखिए एक तो होता है, आपने नाम सुना आयुष्मान भारत योजना, उसमें तो क्या होता है, बीमा किया जाता है। ठीक है, जैसे राजस्थान में चिरंजीवी योजना थी पहले, उसका नाम बदल गया वर्तमान में, उसमें भी बीमे का प्रावधान है, इसमें भी बीमा का प्रावधान है। लेकिन मैं उससे अलग हटकर बात कर रहा हूं आपसे। वो कह रहा है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, मतलब है आपको हेल्थ के संबंध में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। चिकित्सा के क्षेत्र में एक अवसंरचना, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अवसंरचना। अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे इकोनॉमिक दृष्टि से यदि आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को कहो तो बिजली, सड़क, नहरें, ये बनाना, ये इंफ्रास्ट्रक्चर होता है इकोनॉमी की दृष्टि से। इसके लिए इकोनॉमी क्या होगी, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा, जैसे आपकी पहुंच बनाना। ठीक है, अब डिजिटल है तो आपका ऑनलाइन हेल्थ डाटा, ऑनलाइन आपकी ऑनलाइन जांच हो सके, पता लग सके। आपने एक नाम सुना होगा, जैसे आधार कार्ड होता है ना, वैसे ही इसमें लिखो, इसके तहत आभा कार्ड जारी किया जाता है। आभा कार्ड, ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। इसके तहत आभा कार्ड जारी किया जाता है। आभा आईडी कार्ड कह दीजिए या आभा कार्ड कह दो, कोई बड़ी बात नहीं है। आभा, आभा, ये आभा जो है ABHA, आभा। जैसे आपका वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, आधार कार्ड हो गया। ठीक है ना, ये कार्ड यदि आपका बन गया तो आयुष्मान भारत की जो योजनाएं हैं उस मतलब उसका आप लाभ उठा सकते हो। इस तरीके का है ये आभा। ये जो आभा है इसका पूरा नाम लिख दीजिए। ए का मतलब है आयुष्मान,
बी का मतलब है भारत, आयुष्मान भारत। एच का मतलब है हेल्थ, हेल्थ। और ए का जो मतलब है ये है खाता, अकाउंट। हेल्थ अकाउंट। ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये आभा, आभा कार्ड जारी आपसे देखिए छोटी छोटी चीजें मिलती हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि आभा कार्ड का संबंध किससे है। अब आपको नहीं पता आभा क्या है, तो इसका संबंध किससे, हेल्थ से है। ठीक है, जैसे मैं कह दूं अपार, अभी आया था ना थोड़ा टाइम, अपार का संबंध किससे है, तो नीचे ऑप्शन दे दिया था भी स्टूडेंट का एकेडमिक डाटा होता है। ठीक है ना। आधार क्या है, पहचान पत्र है आपका। तो ये जो कार्ड मिलते हैं आपको, जैसे जन आधार कार्ड राजस्थान में देखोगे, तो ये क्या आपकी पहचान का तरीका है। तो आभा का कार्ड का संबंध किससे हो गया, हेल्थ से होता है। ऐसे बनते हैं क्वेश्चन, ऐसे बनते हैं। ये चीजें जो होती है ना, ये आप लोगों को ऐसा लगती है कि यार ये पता नहीं पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा, आसान सा है। लेकिन जब ये क्वेश्चन आते हैं तो मान के चलना इसमें गलतियां बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा गलतियां होती है। अब देखो एक ये भी अच्छा क्वेश्चन बनता है, ये फैक्ट होता है। 27 सितंबर 2021 को ये प्रारंभ हुआ। ठीक है। आइए अब इस आभा कार्ड के संबंध में मैं थोड़ा सा राजस्थान को जोड़ना चाहूँगा। तो राजस्थान के बच्चे भी इसके अंदर थोड़ा सा ध्यान दें, वो राजस्थान के लिए थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये तो इंडिया लेवल का है, ठीक है, राजस्थान का थोड़ा अलग है। लिख दीजिए, राजस्थान सरकार के द्वारा, राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान सरकार के द्वारा 3 मिशन प्रारंभ किए गए हैं। राजस्थान सरकार के द्वारा 3 मिशन प्रारंभ किए गए हैं। तीन मिशन प्रारंभ किए गए हैं। आइए सबसे पहले लिखिए राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान। अब ये समय समय पर राजस्थान सरकार स्टार्ट करती है। अभी जून में ही चालू किए गए हैं ये, ठीक है ना, जून में ही, जून 2024 में स्टार्ट किए हैं, अखबार में आया था अभी। दूसरा लिखिए स्टॉप डायरिया अभियान। स्टॉप डायरिया अभियान 2024। और एक है तीसरा लिखिए आभा आईडी बनाओ। ये अभियान का नाम है, ध्यान रखें, आभा आईडी बनाओ। अब आप देखिए राजस्थान सरकार ने जून 2024 में एक मिशन स्टार्ट किया। ठीक है, पोलियो के बारे में आप जानते हो, डायरिया, लूज मोशन आप जानते हो। ठीक है, इसमें यह कहा गया कि ओआरएस का घोल होता है ना, ये, इसके बारे में ये बात कही गई। ये आप वेल नोन है आपके लिए। ठीक है, अब एक अभियान ये राजस्थान सरकार ने ये चला, आभा आईडी बनाओ। मतलब लोगों को यहां मोटिवेट किया जा रहा है कि आभा आईडी बनाओ, घर घर जाकर ये आभा कार्ड बना के देंगे आपको। अब आपसे क्या, आपको नहीं लगता कि आपके राजस्थान के एग्जाम में जो सीईटी वगैरह जो होने वाले हैं, आपसे पूछा नहीं जा सकता कि आभा आईडी का संबंध किससे है? ठीक है ना, तो ऐसे क्वेश्चन निकालने होते हैं। हेल्थ से इसका संबंध है, फिर कुछ भी हो सकता है। किस मिशन के तहत आभा आईडी जारी की जाती है? ठीक है, तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत। समझ में आई बात सारी? तो इस तरीके से आप अपनी पढ़ाई को थोड़ा किया करें, ठीक रहता है ये। तो जोड़कर पढ़ा करें इन चीजों को। चलिए जी, ये हो गया। अब आइए नेक्स्ट। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वो पेन पिंटर अवार्ड तो कराई दिया था आपको, पेन पिंटर अवार्ड, अरुंधति रॉय।
कईयों ने लिखा ही नहीं होगा। आपने लिख लिया? क्यों नहीं लिखा? YouTube ज्वाइन कर रखा है आपने, तो फिर उसमें कुछ आया होगा। हैं? 1 जुलाई से? 1 जुलाई के बाद में ही है मेरे हिसाब से वो। हाँ, फिर उसी में रह गया वो आपका। बेटा इसको साथ साथ करना है, ठीक है ना। मेरी जो ये समझाइश है ना, इसको बेटा आप नज़रअंदाज मत करो बिल्कुल भी। आप मान के चलना, आप खुद कहोगे हाँ यार ये सही हुआ, और आगे देखो मत कि ये कहना माना करो। आप लोग कहना मत टाला करो बिल्कुल भी। चले, एक कोजी कोड का नाम सुना है क्या आपने? कोजी कोड, ये बहुत ही एक शानदार क्वेश्चन बनने जा रहा है। मैं बताता हूं आपको कोजी कोड के बारे में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कोजी कोड के बारे में। क्या है ये? भारत का पहला साहित्य शहर है। लिख दीजिए, हेडिंग डाल दीजिए, भारत का पहला साहित्य शहर। भारत का पहला साहित्य शहर। लिखिए कोजी कोड। इसको लगाइए मोस्ट इंपॉर्टेंट। कोजी कोड। स्टेट तो आप समझ ही गए होंगे, केरल। केरल का है ये। इसमें लिख दीजिए किसने घोषित किया है इसको, बताएगा कोई? यूनेस्को ने। लिख दीजिए यूनेस्को। इसकी जो घोषणा की है ये की है यूनेस्को ने। देखो वैसे तो कई बार आपको बताया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखें। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। देखो ज़्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है इस पे, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको कम से कम चाहे स्थापना याद ना रहे, स्थापना में आप ऊपर नीचे हो सकते हो, लेकिन आपको हेड ऑफिस जरूर पता होना चाहिए। यदि आपको हेड ऑफिस नहीं पता होता है ना, तो थोड़ी गलत बात बन जाती है। जैसे मैं कहूँ स्थापना 16 नवंबर 1945, ये ऐसी कोई खास बात नहीं है। पेरिस, ठीक। आइए पेरिस के नीचे लिखो, ये एक सदाबहार क्वेश्चन है। अब देखो ये तो आप जानते हो कि सीन नदी के किनारे है ये, ठीक है। नहीं पता है तो इसके नीचे लिख दीजिए। कोई भी बड़े जो शहर होते हैं, आपको इनके बारे में थोड़ी ये जानकारी होनी चाहिए कि ये किस नदी के किनारे हैं। तो ये सीन नदी के किनारे है ये।
एक जो इसका सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसका जो निक नेम है, इसको सिटी ऑफ लाइट, सिटी ऑफ लव कहा जाता है। सिटी ऑफ लाइट, सिटी ऑफ लव कहा जाता है इसको। चले आइए, ये तो हो गया, इतना इसकी बेसिक चीज होगी। इस कोझिकोड के बारे में दो तीन बातें आपने ध्यान में रखनी है, इसको मैं थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूं। एक तो नॉर्मल सी बात है, ठीक है, वो थोड़ा जानकारी के लिए है ताकि आप थोड़ा समझ जाओ। कोझिकोड के नीचे लिखिए यूनेस्को ने इसे वर्ष 2023 में, यूनेस्को ने इसे वर्ष 2023 में वर्ष 2023 में यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की साहित्य श्रेणी में शामिल किया था। मतलब कुछ उपलब्धियां इसकी पहले भी है। चले, अब इधर लिखिए एस के पोटक्कड़ नाम है, ये एस के पोटक्कड़। दूसरा है वेंको मोहम्मद बशीर। वेंको मोहम्मद बशीर। ठीक, तो भारत का पहला साहित्य शहर कौन सा हो गया? कोझिकोड। समझे ना बात को? पहला साहित्य शहर ये हो गया, कोझिकोड हो गया। अब आप देखिए ये साहित्य शहर क्यों है? क्योंकि साहित्य के लिए जाना जाता है। इस शहर में, जो कि केरल का एक शहर है, इस शहर में दो प्रसिद्ध साहित्यकार हुए हैं। उनका नाम है पोटक्कड़ और वेंको मोहम्मद बशीर। अखबार में जब न्यूज़ आई थी तो इनका नाम आया था और उसमें ये लिखा था, ध्यान से सुनना मेरी बात है, अखबार में क्या न्यूज़ थी, इससे आप इसकी कीमत का पता लगेगा आपको। न्यूज़ ये थी, हेडिंग ये थी कि पोटक्कड़ और वेंको बशीर के लिए, पोटक्कड़ और वेंको बशीर के लिए पहचाने जाने वाले कोझिकोड शहर को भारत का पहला साहित्य शहर घोषित किया गया। जो आप सोचिए, इतनी बड़ी जब हेडिंग बनी है, उसमें ये दो नाम आए हैं, अखबार के अंदर आया है, प्रिंट मीडिया के अंदर इनका नाम आया है, तो अपने आप में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इन दोनों का संबंध जो क्या है? साहित्य से। अब यहाँ आपसे क्वेश्चन बढ़ेगा कि पोटक्कड़ और वेंको मोहम्मद बशीर का संबंध किस क्षेत्र के साथ है? निम्न में से किस व्यक्तित्व या किसका संबंध साहित्य के साथ है? और आप कहोगे पोटक्कड़, आप कहोगे सर ये तो नाम ही नहीं सुना कभी। होता यही है। फिर कहते हो पेपर बड़ा टफ था, या दूसरी सांत्वना इस तरीके से दे दी जाती है कि जीके में कुछ भी पूछा जा सकता है। दो तरीके होते हैं और इसके अलावा कोई तरीका नहीं होता है। खुद का नहीं मानता कि मैंने यार मेरे तैयारी करने के तरीके में थोड़ी बेईमानी हो गई होगी या नज़रअंदाज कर दिया होगा, खुद का नहीं मानता, वो यही मानता है वैसे। तो ऐसे करना है आपने। तो जिस तरीके से आपको ये कराया जा रहा है ना बेटा, ध्यान से, मैंने आपसे कुछ नहीं मांग रहा,
आप कुछ नहीं पढ़े कोई दिक्कत नहीं, जुलाई से जो सिस्टम चला है अभी 4 लेक्चर ही डाले हैं, ज़्यादा लेक्चर नहीं डाले, अभी राजस्थान का भी अलग से डालने लग जाएंगे। आप उतना उतना कर लीजिए, सफिशेंट है। और वैसे राजस्थान का अलग ठीक है डाल दूंगा, लेकिन ऐसा कोई एग्जाम नहीं है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है कि जिसमें आप ये कह दो कि इसमें केवल राजस्थान का करंट जीके आता है, मुझे नहीं लगता। ऊपरी ऊपर लिखा होता है अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, समसामयिकी। हाँ, कई बार कई सिलेबस ऐसे हैं जिनमें लिखा होता है अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, समसामयिकी, हिंदी में कहते हैं इंटरनेशनल नेशनल करंट, ठीक है, और राजस्थान के सिलेबस में डाला जाता है। अब यहां मेरे पास कई ऐसे वारदात हो गई है, मेरे पास कई बच्चे ऐसे आ गए हैं, वो ध्यान दें, उसमें उस बच्चे के दिमाग में ये बात बैठ जाती है, सर राजस्थान का करंट नहीं आएगा। ध्यान रखना, बताइए आएगा कि नहीं आएगा। आपके सिलेबस में लिखा है इंटरनेशनल नेशनल समसामयिकी करंट, इंटरनेशनल नेशनल करंट, बताओ राजस्थान का आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, ध्यान रखना। आप सोचिए जब उसने नेशनल दे दिया तो आप कह रहे हो कि राजस्थान नहीं आएगा, इसका मतलब पता है आप क्या कह रहे हो? आप कह रहे हो कि सारे राज्य आएंगे, राजस्थान राज्य वाला नहीं आएगा। ये कोई बात होती है क्या? तो मैंने आपको कहा बिटवीन द लाइन होता है सिलेबस, उसको समझने का प्रयास किया करें। कई सिलेबस में ऐसे लिखा होता है, और मेरे पास आगे 4-5 केस आ गए कि सर नहीं मुझे राजस्थान वाला नहीं करना सर, है ऐसे करता है साथ में, इस बार राजस्थान का करंट नहीं डाला सर। अरे तू कर पढ़ा ले, पढ़ा ले यार, तू मत दिमाग लड़ा, क्योंकि उसको लगता है बच गए, ऐसा नहीं है कभी भी, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना आप सारी चीजें। एक इसके साथ साथ एक न्यूज और आई थी साइड में, इसी न्यूज में श्रीनगर के संबंध में आई थी, ठीक है ना। श्रीनगर को विश्व शिल्प नगरी का दर्जा मिला है। शिल्प क्या होता है? जैसे जो बनाते हैं ना, हैंडीक्राफ्ट वगैरह हो गए, तो लिख दीजिए, नई लाइन से लिखिए, विश्व शिल्प नगरी का दर्जा ये मिला है श्रीनगर को, विश्व शिल्प नगरी का दर्जा, ठीक है। आइए, इसको दर्जा दिया गया। शिल्प, हस्तशिल्प, जितने भी शिल्प आप समझते हो वो सब इसके अंदर आते हैं, ठीक। और शिल्प से संबंधित एक योजना बनी थी, बताइए, आपको थोड़ा रिवाइज करा देता हूं। शिल्पकारों के लिए एक योजना बनी थी। अरे यार ऐसे मत किया करो। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना मैंने कम से कम 3-4 बार कराई हुई है, ये 3-4 बार करवाई हुई है, ध्यान रखना, क्योंकि मैं ऐसी रिस्क ले ही नहीं सकता। विश्वकर्मा, इसमें क्या था, जो हस्तशिल्प वाले थे, जो मान लीजिए जो सुनार था या बढ़ई था, खाती था, उनको लोन उपलब्ध करवाया गया था, ठीक है ना, विश्वकर्मा। ध्यान रखना, ये लॉन्च कब हुई थी ये आपको लिखना है, लिखाया हुआ है, इसकी लॉन्चिंग पूछी जा सकती है। और वैसे नाम से समझ जाओगे, विश्वकर्मा ब्रह्मा जी का रूप होता है, तो ब्रह्मा जी मतलब जो निर्मित करते हैं, ठीक है ना। सुनार हो गया, बढ़ई हो गया, कुमार हो गए, वो इसके अंदर थे सारे। इनको क्या लोन उपलब्ध कराना, जो गाँव में जो छोटे छोटे उद्योग लगा के बैठे हैं उनको लोन उपलब्ध करवाना, ये शिल्प होता है। आइए, एक चीज और ध्यान रखना, ये जो इसे दर्जा दिया है ये किसने दिया है? ये दिया है विश्व शिल्प परिषद ने। विश्व शिल्प परिषद ने ये दर्जा दिया है। ठीक है। आइए अब देखिए इससे क्या होगा। ये जो दर्जा मिला है
इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसमें लिखो, इससे इस क्षेत्र में, इससे इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में हथकरघा, हथकरघा और हस्तशिल्प उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। हथकरघा, आइए हस्तशिल्प तो आप समझ गए, बढ़ई हो गया, खाती हो गया, सुनार हो गया, ये है, ठीक है। आपने कभी नाम सुना है, हथ का मतलब तो हाथ हो गया, करघा का मतलब क्या होता है? करघा, करघा का मतलब होता है कि ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कपड़ा बुनाई से संबंधित है, कपड़े को बुनने से संबंधित है। अब कपड़े को बुनाई वाले होते हैं जैसे कंबल बनाने वाले हैं, ठीक है ना, जो दरी वगैरह बनाते हैं, वो बुनकर समाज देखा होगा आपने, बुनकर समाज नाम सुना होगा, वो इससे संबंधित होता है, ठीक है ना। तो आपको बेटा देखो, जब आप पढ़ते हो, कई बार होता है हमसे नहीं बताया जाता है तो थोड़ा पूछ लिया करो, यहाँ ना पूछो तो बार पूछ लिया करो, मेरे को नहीं पता होगा तो मैं देख के बता दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको इन शब्दों का अर्थ पता होना चाहिए कि हस्तशिल्प क्या होता है और हथकरघा क्या होता है। हस्तशिल्प तो आप मतलब इमेजिन ऐसे करिए, सुनार हो गया, बढ़ई हो गया, खाती हो गया, ये हो गया, ये बुनकर समाज से संबंधित होते हैं। मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा लिख दीजिए, हथकरघा हथकरघा कपड़े की बुनाई से संबंधित उद्योग होता है। चले, आइए अब एक क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन है एमपी पुलिस 2017 में, जैसे अपने राजस्थान एसआई का होता है ना, ये भी एसआई का ही था, इसमें आया था। क्वेश्चन क्या था, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है, ये था। कोई बताना चाहे? कोई बात नहीं जी, 7 अगस्त, 7 अगस्त को मनाया जाता है ये हथकरघा दिवस। चलें, आइए देखिए क्यों मनाया जाता है, 7 अगस्त ही क्यों है, इसमें यह भी पूछा जाता है, बताया हुआ है आपको, वैसे इतने ज्यादा हैरानी से मत देखिए। देखिए जो 7 अगस्त है ना, ये डेट बहुत महत्वपूर्ण है, लिखा दूंगा, 2 मिनट मेरी बात समझ लीजिए। एक डेट है 7 अगस्त 1905, ठीक है, लिखा दूंगा, 7 अगस्त 1905। 1905 में क्या हुआ था, भारतीय इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना घटित हुई थी, बंगाल विभाजन। याद कीजिए, जब आपको नेशनल मूवमेंट करवाया जाता है तो बंगाल विभाजन को मैं रुक कर बताता हूं आपको, उस पर वक्त लेता हूं, ठीक है ना, उसका कारण है, इंपॉर्टेंट चीज होती है वो। तो उस बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था, ठीक है ना, भंग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन बताया था ना आपको, ये वो किया गया था, और वो जो किया गया था 7 अगस्त को किया गया था। इसी कारण से स्वदेशी मतलब हथकरघा,
इसी कारण से 7 अगस्त को हथकरघा दिवस मनाया जाता है। तो इसमें 2020 में चलो वो लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे लिखो, लिख दीजिए क्योंकि 7 अगस्त 1905 को 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया था। क्लियर? ठीक है। अब इसको क्वेश्चन को पूछा भी गया, 2017 में ये आया। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई बार इसके बारे में बात करते हैं। ये करंट का ही मान लीजिए। यदि मैं कहूं कि ये पहली बार कब मनाया गया था, ये पहली बार मनाया गया था 7 अगस्त 2015 को। 7 अगस्त 2015 को मनाया गया था ये। चले आइए, अब ये जो श्रीनगर है, आपने जब ये न्यूज़ पढ़ी होगी तो उसमें इसके आगे लिखा मिला होगा कि विश्व शिल्प परिषद ने विश्व शिल्प परिषद ने जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर को विश्व शिल्प नगरी का दर्जा दिया। ठीक है, तो जे.एंड.के की ये ग्रीष्मकालीन राजधानी है, समर कैपिटल ऑफ जे.एंड.के। ठीक है, तो अब आप मेरी बात समझ गए होंगे, मेरा अगला कदम क्या होगा। विंटर कैपिटल ऑफ जे.एंड.के ये कौन सी है? ये है जम्मू। समझे ना? ये ध्यान रखना। पता लगा एक श्रीनगर के पीछे पड़ जाओ और वो कह दे कि शीतकालीन राजधानी कौन सी है, तो आंसर बदल जाएगा इसका। और जम्मू कश्मीर के बारे में आपको हर बात पता होनी चाहिए, क्योंकि अब चुनाव भी होने वाले हैं उसके। सीटें वगैरह ध्यान रखना, बार बार बोला है हर लेक्चर के अंदर। जम्मू कश्मीर की विधानसभा सीटें भूल के भी मत भूल जाना, 114। और अब आपको ये ध्यान रखना है, बताया हुआ है कि 90 और 24 क्या है। 90 + 24 = 114। आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि 90 क्या है, 24 क्या है। ठीक, चलिए जी, इसके आगे की बात कल करेंगे।